हेलो स्टूडेंट्स। तो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा, जिसमें हम देख रहे हैं कि रक्त का जो संगठन है चूंकि बड़ा है इसलिए वो एक उसमें नहीं आ सकता वीडियो में। तो नेक्स्ट हम लेकर आए हैं रक्त का संगठन, जिसमें हमने प्लाज्मा पढ़ चुके हैं। प्लाज्मा हम पढ़ चुके हैं जो कि 55% भाग बनाता है, जबकि रक्त कणिकाएं वो 45% भाग होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रक्त कणिकाओं को पूरा डिटेल से बताया गया है। तो 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं या रक्त कोशिकाएं भी कह सकते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। सबसे ज्यादा हम बात करते हैं तो लगभग 99% भाग रक्त कणिकाओं में आरबीसी होती है। इसके अलावा डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बहुत कम मात्रा में होती हैं। बात करते हैं हम आरबीसी की, तो आरबीसी को हम लाल रक्त कणिका या रक्ताणु भी कहते हैं, जबकि श्वेत रक्त कणिका को, डब्ल्यूबीसी को हम श्वेत रक्त कणिका या श्वेताणु भी कहते हैं, और प्लेटलेट्स को हम बिंबाणु भी कहते हैं। लाल रक्त कणिका को एरिथ्रोसाइट्स, क्योंकि इसमें एरिथ्रिन होता है, लाल रंग हम एरिथ्रिन को कहते हैं। जैसे हम कहते हैं शैवालों में भी हम जो है टर्म्स यूज करते हैं कि जो लवक होते हैं, श्वेत लवक, जिनको हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, ठीक उसी प्रकार जो लाल लवक होते हैं, लाल रंग के वर्णक होते हैं, उनको एरिथ्रिन नाम से डिनोट करते हैं। तो इसी तरह यहाँ हमने एरिथ्रोसाइट्स जो है जिनमें लाल रंग का वर्णक होता है, ल्यूकोसाइट्स जिनमें किसी भी प्रकार का वर्णक नहीं है यानी श्वेताणु, और बिंबाणु को हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। तो ये नाम समझ में आ गए होंगे आपको। लाल रक्त कणिका रक्ताणु एरिथ्रोसाइट्स, श्वेत रक्त कणिका श्वेताणु ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स बिंबाणु और थ्रोम्बोसाइट्स। तो ये अलग अलग नाम हमें सभी को याद रखने हैं। अब हम आरबीसी को डिटेल से लेते हैं। पहले यहाँ इधर देखते हैं, देखिए हम तो आरबीसी जो है उसकी खोज की बात करें तो ल्यूमन हॉक ने की। सबसे पहले आरबीसी की खोज किसने की? ल्यूमन हॉक ने 1674 ईस्वी में। 1674 ईस्वी में सबसे पहले आरबीसी की खोज ल्यूमन हॉक ने की। आरबीसी का निर्माण की अगर हम बात करें तो ये अस्थि मज्जा और यकृत में होता है। अस्थि मज्जा और यकृत, अर्थात व्यस्क अवस्था में अस्थि मज्जा में होता है, जबकि भ्रूणीय अवस्था की हम बात करें तो वो लिवर के अंदर होता है आरबीसी का फॉर्मेशन। जीवन काल आरबीसी का हम सभी जानते हैं 120 दिन होता है, 120 डेज। विघटन की जब हम बात करते हैं तो आरबीसी प्लीहा और यकृत में विघटन होती है, यानी उनको तोड़ दिया जाता है। और हम जानते हैं यकृत में हमने देखा कि यकृत में आरबीसी के विघटन से जो है वर्णक बनते हैं, जिन्हें हम पित्त वर्णक भी कहते हैं, और बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। इसी प्रकार हम प्लीहा को नाम देते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान। स्टूडेंट्स, यहां से क्वेश्चंस नीट में कई बार पूछा गया है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? आप आरबीसी का कब्रिस्तान स्प्लीन यानी प्लीहा को कहते हैं। कारण, क्योंकि प्लीहा के अंदर ही आरबीसी की जो अपघटित पदार्थ हैं वो जाकर उनका निस्तारण होता है। इसीलिए कब्रिस्तान में क्या करते हैं? कब्रिस्तान में डेड बॉडी का निस्तारण किया जाता है उसको। इसी तरह से आरबीसी का जो विघटन है वो प्लीहा के अंदर होता है। स्तनियों में केंद्रक विहीन और डिस्क रूपी उभयउतल, ध्यान रखना है, स्तनधारियों में केंद्रक विहीन
यानी केंद्रक का अभाव होता है। डिस्क रूपी फॉर्म में ये देखिए डिस्क की तरह होती है, उभयउतल यानी दोनों तरफ से उभरी हुई, और जिसे हम कह सकते हैं डिस्क के समान आरबीसी का आकार होता है। केंद्रक विहीन होती है, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि आरबीसी में आखिर केंद्रक का अभाव क्यों होता है वयस्क स्तनधारियों में। कारण इसलिए क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इसमें हीमोग्लोबिन कैरी कर सके, हीमोग्लोबिन आ सके, और हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना। तो यहाँ पर स्तनधारियों में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन कैरी हो सके, इसलिए केंद्रक का अभाव हो जाता है। यहाँ पर नोट करने की बात है, कैमल और लांबा दो ऐसे स्तनधारी हैं, ये अपवाद हैं। कैमल यानी ऊंट और लांबा ऊंट के समान एक स्तनधारी प्राणी होता है जिसमें आरबीसी केंद्रक युक्त होती है। ध्यान रखना, कैमल यानी ऊंट और लामा में आरबीसी केंद्रक युक्त होती है। संख्या की जब हम बात करते हैं तो आरबीसी की संख्या 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर mm³ होती है। 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर। अगर हम मेल और फीमेल की बात करें तो मेल्स के अंदर ये लगभग जो है 55 लाख घन मिलीमीटर तक होती है, जबकि फीमेल्स में थोड़ी कम होती है। हम कह सकते हैं 45 से 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर हो सकती है। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये एवरेज हमने लिया है 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर। रंग की बात करें तो लाल रंग की होती है, और लाल रंग का जो है इनके अंदर रंग का पाया जाना, इनमें उपस्थित श्वसन वर्णक जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। लाल रंग का श्वसन वर्णक है ये हीमोग्लोबिन Hb, और ये संयुग्मी प्रोटीन होता है। संयुग्मी प्रोटीन का मतलब है इसमें हीम प्लस ग्लोबिन, तो ये हीम जो है इसमें आयरन होता है, फेरस होता है, और ये प्रोटीन है। तो ऐसी प्रोटीन जिसमें धातु आयन जुड़ा हुआ है उसे संयुग्मी प्रोटीन कहते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो हीमोग्लोबिन है वो कैसी प्रोटीन है, संयुग्मी प्रोटीन होती है, और इसका काम जो है वो हम सभी जानते हैं कि ये क्या काम करती है, CO2 और ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन अपने साथ बांधकर कोशिकाओं तक ले जाता है, और फिर वहां से जो है ऑक्सीजन को ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगी, बाइंड होगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा, और फिर वो हीमोग्लोबिन आगे जाकर कोशिकाओं में ऑक्सीजन को छोड़ देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ जोड़कर लेकर आता है। इसीलिए हम कहते हैं कि हीमोग्लोबिन क्या काम करेगा, ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन करता है। इसलिए हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जिसे कहते हैं उसका महत्व है। हीमोग्लोबिन की मात्रा की जब हम बात करें तो ये मात्रा जो है लगभग 14 से 16 ग्राम प्रति 100 ml, 14 से 16 ग्राम प्रति 100 ml मेल्स के अंदर होती है, जबकि फीमेल्स की अगर हम बात करें तो वो 12 से 14 ग्राम प्रति 100 ml होती है, यानी थोड़ी सी कम होती है। तो यहाँ अगर हम बात करें कि 12 से यदि कम हो जाती है तो व्यक्ति एनीमिया से ग्रसित हो जाता है, एनीमिक पेशेंट कहेंगे उसे, यानी रक्त अल्पता आ जाती है। और रक्त अल्पता आने का मतलब ये नहीं है स्टूडेंट्स की रक्त की कमी होना, उसको हम सामान्य भाषा में कहते हैं रक्त की कमी होना, जबकि दूसरे शब्दों में हम टेक्निकल वर्ड में हम कहेंगे कि हीमोग्लोबिन की कमी होना, यानी Hb हीमोग्लोबिन का कम होना। चूंकि हीमोग्लोबिन के अंदर धातु आयन, अभी आपको बताया आयरन होती है, तो इसीलिए कहते हैं कि धातु आयन जिन सप्लीमेंट्री फूड्स के अंदर होता है उनको ज्यादा से ज्यादा इंटेक करना चाहिए फूड के साथ,
ताकि हीमोग्लोबिन की कमी पूरी की जा सके। और यहाँ पर हम बात करें कि एक हीमोग्लोबिन का अणु, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, एक हीमोग्लोबिन का अणु ध्यान रखना है 4 ऑक्सीजन अणुओं को परिवहन कर सकता है। एक हीमोग्लोबिन का अणु कितने ऑक्सीजन के अणुओं को परिवहन कर सकता है? 4 ऑक्सीजन अणुओं को अपने साथ बांध सकता है और एक साथ ले जाके कैरी करके उसको कोशिका में यानी परिवहन करेगा। इसके अलावा लास्ट में यहाँ पर हम देखते हैं सबसे बड़ी, अगर आरबीसी की बात करें तो एम्फीबिया के अंदर होती है, एम्फीबिया वर्ग में होती है। सबसे बड़ी स्तनधारियों में अगर आरबीसी की बात करें तो वो हाथी के अंदर होती है। सबसे छोटी स्तनधारियों में आरबीसी की बात करें तो कस्तूरी मृग एक हिरण होता है जो कि अपने यहाँ जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, तो उसके अंदर सबसे छोटी आरबीसी होती है अगर हम साइज की बात करें तो ये चीजें कुछ फैक्ट थे जो आपके सामने मैंने रखे हैं यहाँ पर। हो सकता है अपनी बोर्ड की बुक में ये नहीं हो, तो ध्यान रखना है, सभी को नोट करना है। आगे आपके हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा और ये मैं समझता हूँ आरबीसी से संबंधित कोई भी ऐसी क्वेरी आपकी नहीं रहेगी। तो फिर एक बार बताते हैं कि एचबी जो है अपने साथ 4 ऑक्सीजन अणुओं को कैरी कर सकता है। सबसे बड़ी आरबीसी की बात करें तो वो एम्फीबिया वर्ग में होती है। सबसे बड़ी स्तनधारियों में आरबीसी की बात करें तो हाथी में होती है। सबसे छोटी स्तनधारियों में आरबीसी की बात करें तो कस्तूरी मृग में पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पर लास्ट में हम देखते हैं हीमोसाइटोमीटर, ये काउंट करने के काम में आता है। यदि मान लो आरबीसी की हमें काउंट करना है तो उसके लिए हम हीमोसाइटोमीटर को काम में लेते हैं। ध्यान रखना स्टूडेंट, हीमोसाइटोमीटर, साइटो मतलब सेल्स को कहते हैं, तो हीमोसाइटोमीटर यानी आरबीसी को काउंट करने के लिए काम में आने वाला एपरेटस होता है। जबकि अगर हीमोग्लोबिन को हमें काउंट करना है तो उसे हम हीमोग्लोबिनोमीटर के द्वारा करते हैं। हीमोग्लोबिनोमीटर, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था 2000, अगर हम बात करें तो 19 में हीमोग्लोबिनोमीटर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था कि हीमोग्लोबिन का मापन किसके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ 2 चीज आ गई, हीमोसाइटोमीटर जो कि आरबीसी के काउंट करेगा, नंबर करने के काम आ रहा है एपरेटस, जबकि हीमोग्लोबिन का काउंट कौन करेगा? हीमोग्लोबिनोमीटर। ओके, तो ये आरबीसी की बात हुई। अब बात करते हैं हम डब्ल्यूबीसी की। तो डब्ल्यूबीसी को हमने कहा श्वेत रक्त कणिका या श्वेताणु कहते हैं। ल्यूकोसाइट्स, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का वर्णक नहीं है, ये व्हाइट कलर की होती है यानी हम कह सकते हैं। और इनका निर्माण अस्थि मज्जा और लसिका ऊतकों में होता है। अस्थि मज्जा, बोन मैरो, लसिका ऊतक, लिम्फेटिक जो टिश्यू होते हैं वहां पर होता है, क्योंकि ये जो है एक प्रकार से रोगाणुओं से लड़ने में मदद करती हैं। लसिकाणुआ होती हैं, इनको हम लसिकाणु भी कहते हैं, इनको हम लसिकाणु भी कहते हैं, लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं। तो यहाँ इनका जीवन काल की हम बात करें तो यह हर अलग अलग बुकों में आपको बहुत सारे वेरिएशन मिल जाएंगे, लेकिन ध्यान रखना है कि एवरेजन हम बात करें तो कुछ घंटों से लेकर लगभग 4 से 5 दिनों तक डब्ल्यूबीसी का जीवन काल हो सकता है। कुछ घंटों से लेकर 4 से 5 दिनों तक हो सकता है। ये अमीबीय गति द्वारा रोगाणुओं का भक्षण करती हैं। ये फैगोसाइटोसिक होती हैं, यानी ये अमीबीय गति द्वारा जीवाणुओं को निगल जाती हैं, रोगाणुओं को निगल जाती हैं, उनका भक्षण करती हैं। हम देखते हैं कि जैसे ये डब्ल्यूबीसी है, तो ये डब्ल्यूबीसी अमीबीय गति के द्वारा क्या करेगी? जीवाणु को अपने अंदर यानी निगल जाती है और उसको नष्ट कर देती है फैगोसाइटोसिस क्रिया के द्वारा। तो ये चीजें हम रोगाणुओं के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इनका मुख्य कार्य जो है वो क्या होगा? रोगाणुओं को यानी भक्षण करना। जबकि हमने आरबीसी का कार्य क्या लिया था? ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन करना। ओके, तो ये प्रतिरक्षा का कार्य कर रही है, अर्थात इम्यूनिटी पावर बढ़ा रही है हमारे शरीर की, रोगाणुओं से लड़ने की क्रिया। जैसा वर्तमान में हम कह रहे हैं कि कोरोना जो पेंडेमिक जो चल रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर,
तो इसमें बार बार जो विशेषज्ञ हैं हमारे WHO के या जो एम्स के जो विशेषज्ञ हैं वो हमें गाइड कर रहे हैं कि हमारे शरीर की इम्यूनिटी जो है उसको हमें बूस्ट करने की जरूरत है, उसे बढ़ाने की जरूरत है। तो वो अगर अच्छी होगी तो हम उन रोगाणुओं से, अर्थात इसमें वायरस भी हो सकता है, उसमें कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई फंगल हो सकता है, कोई वर्म्स हो सकता है, तो उनसे हम सुरक्षा कर सकते हैं। तो इसलिए हमारी प्रतिरक्षा पावर के लिए जिम्मेवार कौन होती है? WBC होती है। इसलिए ये बहुत ही जो है स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि हम रोगों से सुरक्षित रह सकें। तो जिन लोगों में ये रोगों से लड़ने में पर्याप्त सक्षम हैं, उनको कोरोना महामारी होने के बाद भी वो सुरक्षित रहेंगे। तो यहाँ इसीलिए कहते हैं कि जिन लोगों को ऑलरेडी कोई डिजीज है, यानी कैंसर कोई पेशेंट है, यानी बीपी का कोई पेशेंट है, या मान लीजिए मधुमेह का कोई रोगी है, तो उनके शरीर में ऑलरेडी इम्यूनिटी वीक होती है, तो वो उसको लड़ने में सक्षम नहीं होते हैं। इसलिए उनको ज्यादा सुरक्षा और एहतियात बरतने की जरूरत है। आगे चलते हैं। तो संख्या की जब हम बात करते हैं तो WBC की जो संख्या है वो देखिए 6000 से 10,000 प्रति घन मिलीमीटर, तो बहुत कम है। यहाँ से अगर हम तुलना करें तो 6000 से 10,000, तो ये भी नंबर जो है बुकों में अलग अलग मिल सकता है आपको, लेकिन ये एवरेज नंबर है। तो यहाँ अगर हम एक क्वेश्चन बनता है WBC और RBC का अगर रेशो आपसे पूछा जाए, ये पूछा गया क्वेश्चन है नीट एग्जाम्स के अंदर कि RBC और WBC का रेशो क्या होगा, तो ये रेशो होगा 600:1, अर्थात 601 का रेशो होता है। अगर RBC की संख्या 600 है तो WBC की संख्या 1 होगी। तो ये अनुपात हमें ध्यान रखना है। इसके बाद केंद्रक उपस्थित होता है, WBC में केंद्रक उपस्थित होता है। और यहाँ से आगे हम बात करें तो अभिरंजन के आधार पर इनको स्टेन किया जाता है। स्टेन करने के बाद हम देखते हैं कि 2 प्रकार की WBC सामने आती हैं। एक होती है जिनमें ग्रेन्यूल्स होती हैं, कणिकाएं होती हैं, और एक जिनमें कणिकाएं नहीं होती, ग्रेन्यूल नहीं होती, इनको हम ग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं। और जिनमें कणिकाएं नहीं होती उनको एग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं। इनके बारे में हम आगे लेंगे, अभी यहाँ पर जो है जगह नहीं है इसलिए दिखा नहीं सकते। तो नेक्स्ट हम देखते हैं प्लेटलेट्स यानी बिंबाणु, इन्हीं को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, स्तनियों के अलावा अन्य जीवों में इन्हीं को हम जो है थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है, जबकि जीवन काल की जब हम बात करें तो 5 से 7 दिन इनका जो है लाइफ स्पॉन होता है। अनियमित आकार के अत्यंत सूक्ष्म केंद्रक रहित होते हैं। जो प्लेटलेट्स हैं वो अनियमित आकार के होते हैं और ये अत्यंत सूक्ष्म हैं और केंद्रक रहित होते हैं, यानी केंद्रक का यहाँ भी अभाव होता है। और विघटन की जब हम बात करें तो ये यकृत और प्लीहा स्प्लीन यानी लिवर और स्प्लीन के अंदर होता है। संख्या की बात करें तो 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। प्लेटलेट्स जो होती हैं वो उनकी संख्या 2 से या हम कह सकते हैं 3 लाख तक जो है प्रति घन मिलीमीटर हो सकती है। ये रक्त का थक्का जमाने का काम करती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, रक्त का थक्का जमाने का कार्य। आपने सुना होगा कि जब डेंगू, चिकनगुनिया इस तरह के जो रोग हो जाते हैं तो उस समय हमारे रक्त का जो है थक्का जमने में प्रॉब्लम आती है। कारण क्या है? क्योंकि प्लेटलेट्स कम हो जाती है। डेंगू जो वायरस होता है वो सबसे ज्यादा प्लेटलेट्स को क्षति पहुंचाता है, जिससे प्लेटलेट्स की संख्या अचानक से कम हो जाती है। तो लोग कहते हैं सब प्लेट कम हो गई, तो प्लेट दरअसल में ये प्लेटलेट्स रक्त कोशिकाएं हैं जो रक्त का थक्का जमाने में मदद करती हैं। तो जैसे ही इनकी संख्या कम होती है तो रक्त का थक्का जमने में प्रॉब्लम आती है, बहुत ज्यादा कम हो जाती है, लगभग 50,000 से कम होती है तो सीरियस हम कह सकते हैं। और पेशेंट को जो है वोमिटिंग भी हो सकती है ब्लड की, अगर उसको ऐसे में इंजेक्शन भी दिया जाए तो वहां से भी ब्लड आ सकता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, रक्त का थक्का जमाने के मदद करती है।
इसको हम आगे पढ़ेंगे, रक्त का थक्का जमाने की क्रिया। और नेक्स्ट हम देखते हैं जो WBC है उसके प्रकार। तो इसको आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए पूरा। देखते हैं नेक्स्ट WBC के प्रकार। तो हमने बात की कि WBC जो होती है वो प्रतिरक्षा का कार्य करती है, और इनकी जो संख्या की बात कर रहे थे हम, वो लगभग 6000 से 8000, ठीक है, या इससे ज्यादा भी हो सकती है, प्रति घन मिलीमीटर हो सकती है। और यहाँ जब हम बात करें WBC के प्रकार, तो ये पूरा आपको यहाँ पर डिटेल से बताया गया है, इसको ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम बात करें कि WBC जो है उसको अभिरंजन के आधार पर, इससे पहले आपको बताया था अभिरंजन के आधार पर। किसके आधार पर? अभिरंजन के आधार पर। अर्थात जो हम स्टेनिंग करते हैं उसके आधार पर दो प्रकार की WBC हमें दिखाई देती हैं। एक वो होती है जिनमें कणिका होती है, उनको कणिका में ग्रेनुलोसाइट्स, अर्थात इनमें कणिका उपस्थित होती है। दूसरी वो होती है कणिका विहीन, जिन्हें एग्रेनुलोसाइट कहते हैं, अर्थात कणिका अनुपस्थित होती है इनमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि केंद्रक यहाँ पर कणिका में बहुरूपी होता है, यानी बहुत सारे उसके फॉर्म होते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, जबकि यहाँ केंद्रक एक ही होता है। इसके अलावा जो आप देख रहे हैं कि ये देखिए कणिका में इनके जो कोशिका द्रव होता है उसमें कणिकाएं नजर आ रही हैं, आपको ग्रेन्यूल्स नजर आ रही हैं, ये कणिकाएं हैं, कणिकाएं। जबकि यहाँ पर कणिकाएं नहीं होती हैं। तो ये बेसिक जो डिफरेंस आया वो कणिका के आधार पर है, और ये कणिकाओं को हम जब अभिरंजित करते हैं, स्टेन करते हैं इनको, तब हमें ये दिखाई देती हैं। और यहाँ पर कणिकाएं नहीं होती, इसलिए इसको हम कणिका विहीन या एग्रेनुलोसाइट्स WBC कहते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कणिका में जो है उनमें अलग अलग 3 प्रकार की हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू स्टेन। तो जब हमने स्टेन किया, इनको अभिरंजित किया, तो हमारे पास 2 प्रकार के अभिरंजक होते हैं। हम देखते हैं अम्लीय अभिरंजक होते हैं, क्षारीय अभिरंजक होते हैं। तो ऐसी कणिका में WBC जो अम्लीय अभिरंजक से अभिरंजित होती है, अम्लीय अभिरंजकों में हम जैसे बात करते हैं ईओसीन, ये अम्लीय लाल रंग का, गुलाबी रंग का जो है स्टेन होता है, जो कि अम्लीय नेचर का है, अम्लीय अभिरंजक है, इसलिए इसको हम एसिडोफिल्स भी कहते हैं, ईओसिनोफिल्स भी कह रहे हैं, क्योंकि ईओसिन से अभिरंजित कर रहे हैं। इसी प्रकार यहाँ बेसोफिल्स, यानी बेस क्षारीय अभिरंजक से अभिरंजित होने वाली है। क्षारीय अभिरंजक होता है मेथिलीन ब्लू, तो इससे जब हम डाई करते हैं इसको, तो ये बेसोफिल्स कहलाती हैं। जबकि अम्लीय अभिरंजक से अभिरंजित होने वाली एसिडोफिल्स या अम्लीय अभिरंजक या ईओसिनोफिल कहलाती हैं। जबकि दोनों अम्ल और क्षारों से अभिरंजित होने वाली WBC उदासीन अभिरंजित या न्यूट्रोफिल्स कहलाती हैं। सबसे ज्यादा संख्या की हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सबसे ज्यादा WBC के अंदर कौन सी मिलेंगी, यानी न्यूट्रोफिल्स, जो कि लगभग 62% होती है। स्टूडेंट 62% इनकी संख्या होती है। जबकि सबसे कम WBC है वो कौन सी होती है, बेसोफिल्स, जिनकी संख्या कितनी है, 0.5% के लगभग होती है। ईओसिनोफिल 2.5% होती है। बाकी जो है हम देखते हैं जो कि एग्रेनुलोसाइट्स होती हैं। तो ये बात समझ में आ गई। मैक्सिमम WBC कौन सी है, न्यूट्रोफिल्स, जबकि मिनिमम जो है वो संख्या में कौन सी है, बेसोफिल्स। तो बात समझ में आ गई किस प्रकार अभिरंजन के आधार पर इनको नाम दिया गया है। जब हम बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स की, तो ये जीवाणुओं का भक्षण करती हैं, जीवाणुओं को भक्षण करती हैं और
फैगोसाइटोसिस क्रिया के द्वारा ये काम करती हैं। जीवाणुओं के संक्रमण के समय इनकी संख्या बढ़ जाती है। जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, कोई बैक्टीरियल डिजीज होता है, तो इनकी संख्या न्यूट्रोफिल्स की जब हम देखते हैं तो संख्या बढ़ी हुई आती है। हम आगे जब देखेंगे डायग्नोस उसके अंदर, तो वहां हम देखेंगे डीएलसी और टीएलसी निकालेंगे। डीएलसी और टीएलसी यानी टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट्स, डिफरेंशिएट ल्यूकोसाइट काउंट। तो ये जो ब्लड की जांचें होती हैं, रक्त की जांच, ये हम आगे पढ़ेंगे अगले चैप्टरों में। तो फिलहाल ये समझिए कि अलग अलग ये जो संख्या होती है उसके बेस पर हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी बीमारी जो है व्यक्ति को, रोगी को हो सकती है, तो उसका अनुमान लगाया जाता है। तो यहाँ पर जीवाणुओं का संक्रमण के समय इनकी संख्या बढ़ जाती है। यहाँ ध्यान रखने की बात है, इसका केंद्रक कई लोब से बना हुआ होता है, इसलिए बहु यानी पालित होता है। केंद्रक इसका 5 से लगभग 7 पालियां हो सकती हैं। नेक्स्ट इओसिनोफिल जो है वो एंटी हिस्टामिन गुण वाली होती हैं, यानी ये एलर्जी के समय इनकी संख्या बढ़ जाती है। एंटी हिस्टामिन गुण जो है हम जानते हैं एलर्जी से जो है एक प्रकार से सुरक्षा करता है। तो ये इनके अंदर जो केंद्रक होता है वो द्विपालित होता है। यहाँ आप देख सकते हैं 2 पालियां हैं और ये एलर्जी के समय इनकी संख्या बढ़ जाती है इओसिनोफिल्स की। नेक्स्ट है बेसोफिल्स। तो बेसोफिल्स हम जानते हैं क्षारीय अभिरंजक से अभिरंजित हो रही है, मेथिलीन ब्लू से अभिरंजित हो जाती है। ये हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपेरिन का स्राव करती हैं। हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपेरिन का स्राव करती हैं और खास तौर से चेचक रोग होने पर इनकी संख्या बढ़ जाती है। चिकन पॉक्स जो इसको अपन कहते हैं, वो होने पर इनकी संख्या बढ़ जाती है। इनका केंद्रक भी 3 पालियों में बटा होता है, जैसा चित्र में दिखाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कणिका विहीन यानी ए ग्रेनुलोसाइट्स, जिनमें कणिकाओं का अभाव होता है, ग्रेन्यूल्स नहीं है। ये अगेन 2 टाइप्स की होती है, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स जो होती हैं उनमें एक केंद्रक अणु होता है, यानी एक ही केंद्रक होता है और ये सबसे बड़े आकार की होती है। यहाँ पर हम देखते हैं सबसे बड़े आकार के, इसलिए इनको बृहद भक्षाणु कहते हैं। और केंद्रक जो है इनका घोड़े के नाल की आकृति का दिखाई देता है और ये प्रतिरक्षा की प्रथम पंक्ति बनाती हैं। इसको हम कहते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, यानी सबसे पहले ये आक्रमण करती हैं। कोई भी जब हमारे शरीर में इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले मोनोसाइट्स जो हैं आक्रमण करती है उन रोगाणुओं पर। और इनकी संख्या ध्यान रखना, टीबी रोग होने पर, बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरियल संक्रमण हो रहा है ट्यूबरकुलोसिस वाला, टीबी के अंदर इनकी संख्या, मोनोसाइट्स की संख्या बढ़ जाती है। लिम्फोसाइट्स की बात करते हैं। लिम्फोसाइट 2 टाइप्स की होती हैं, टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, यानी इनको हम लसिकाणु भी कह रहे हैं। लसिकाणुओं का निर्माण 2 प्रकार की लसिकाणु होती हैं, टी लिम्फोसाइट्स यानी टी लसिकाणु और बी लसिकाणु। दोनों का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन यहाँ नाम जो पड़ा है वो ध्यान रखने की बात है। टी लिम्फोसाइट्स का प्रशिक्षण जो है थाइमस ग्रंथि में होता है, जबकि बी लिम्फोसाइट्स का प्रशिक्षण अस्थि मज्जा में होता है, बोन मेरो में। यानी बी लिम्फोसाइट्स बोन मेरो में बनती है और उनको वहीं प्रशिक्षित किया जाता है, ट्रेंड किया जाता है, किससे? रोगों से लड़ने के लिए। जबकि टी लिम्फोसाइट्स को जो है अस्थि मज्जा में बनाने के बाद थाइमस ग्रंथि जो कि अंतःस्रावी ग्रंथि होती है उसमें प्रशिक्षण दिया जाता है, इसलिए इसको टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं, जबकि इसको बी लिम्फोसाइट, बी और बोन मेरो। तो दोनों को प्रशिक्षण के आधार पर अलग अलग नाम दिया गया है। प्रशिक्षण इनको यानी जीवाणुओं से, रोगाणुओं से लड़ने के लिए दिया जाता है, क्योंकि ये एंटीबॉडी बनाती है, ये हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बनाती हैं स्पेशली। और यहाँ पर जो है लिम्फोसाइट्स जो है वो अलग से लसिका तंत्र भी बनाती हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो इस प्रकार ये WBC के जो है पूरा डिटेल से आपको बताया कितने प्रकार की होती है। तो मैं समझता हूँ रक्त का जो है कंपोजिशन
संगठन आज जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अपना अगला जो टॉपिक हम लेंगे इससे आगे का टॉपिक जो है नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। यहाँ से आगे हम अगले वीडियो में लेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, अपना ध्यान रखें, स्टे होम, सुरक्षित रहें। थैंक यू।